नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्राइम की घटना जो है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। बच्चे पढ़ लिख कर कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाए, हर माता पिता के लिए ये बेहद खुशी की बात होती है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत कामयाब हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता सनसवीर सिंह और उनकी पत्नी निर्मला खुश थी कि उनका युवा बेटा पुलकित सिंह भारतीय सेना एकेडमी में सिलेक्शन के बाद लेफ्टिनेंट बन गया है। 11 जून 2015 को देहरादून आयोजित पासिंग आउट परेड में जब उन्होंने अपनी आंखों से बेटे के कंधों पर स्टार लगते देखे तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिक्षा के बल पर उन्होंने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचा दिया था। सनसवीर खुद तो उच्च शिक्षित थे ही, उनकी पत्नी निर्मला भी उच्च शिक्षित थी। उन्होंने एमएससी फिजिक्स व बीएड की डिग्रियां ली थी और शिक्षिका रही थी, लेकिन सन 2000 में उन्होंने पारिवारिक कारणों से नौकरी को अलविदा कह दिया था। सनसवीर जनपद मेरठ की मवाना रोड स्थित पॉस कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी की कोठी नंबर C53 में रहते थे। उनके दो ही बच्चे थे, बड़ी बेटी प्रिंसी और उससे छोटा पुलकित। प्रिंसी ने MBBS MD किया था, जिसका उन्होंने विवाह कर दिया था। प्रिंसी के पति भी डॉक्टर थे। सनसवीर मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले की जानसठ तहसील के गांव जंगीड़ी के रहने वाले थे। उनके पिता वेद सिंह किसान थे। सनसवीर 5 भाइयों में चौथे नंबर पर थे। उनके अन्य भाई गांव में ही रहते थे। इनमें सुभाष की तबीयत खराब रहती थी। उनका नियमित उपचार चल रहा था। शारीरिक कमजोरी की वजह से वो ठीक से चल फिर नहीं पाते थे। कुछ महीने पहले सनसवीर ने मेरठ में ही उनका ऑपरेशन करवाया था। कुछ दिन मेरठ में रहकर वह अपने गांव चले गए थे, जबकि उनकी पत्नी सविता सनसवीर के साथ ही रह रही थी। उनके सबसे छोटे भाई सुखपाल की युवा बेटी सालू सिंह उन्हीं के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज से BBA कर रही थी। सनसवीर की पोस्टिंग वर्तमान में जिला संबल में थी। वो वहीं रहते भी थे। हफ्ते 10 दिन में घर आ जाया करते थे। सनसवीर परिवार के अपने नजदीकी लोगों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। यही वजह थी कि वो एक भाई का इलाज करा रहे थे तो दूसरे भाई की बेटी को अपने पास रखकर पढ़ा रहे थे। दरअसल निर्मला चाहती थी कि उनके बच्चों की तरह सालू भी पढ़ाई करके कुछ बन जाए। वो सालू को बहुत प्यार करती थी। प्रिंसी और पुलकित के बाद सालू ही उनके प्यार की इकलौती हकदार थी। निर्मला उसकी सभी जरूरतें बिना किसी भेदभाव के पूरा करती थी। दोनों पति पत्नी बेटे की पासिंग आउट परेड देखने के लिए देहरादून गए थे। 14 जून को वापस आए तो पुलकित भी उनके साथ था। अगले दिन सनसवीर अपनी ड्यूटी पर चले गए, जबकि पुलकित एक शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली और वहां से चंडीगढ़ चला गया। सनसवीर के ड्यूटी पर चले जाने के बाद कोठी में 3 लोग ही रह गए थे। एक उनकी पत्नी निर्मला, दूसरी निर्मला की देवरानी सविता और तीसरी उनकी भतीजी 20 साल की सालू। सनसवीर आदतन प्रतिदिन संबल से पत्नी को फोन करते रहते थे। 17 जून को भी उन्होंने दिन में 2 बार उनसे बात की। इसके बाद रात 10 बजे उन्होंने पत्नी का मोबाइल मिलाया तो वो स्विच ऑफ आया। इस पर उन्होंने घर का लैंडलाइन फोन मिलाया तो फोन भतीजी सालू ने उठाया। आवाज पहचान कर वो बोले, अपनी ताई से बात कराओ। नमस्ते ताऊ जी, वो तो घर पर नहीं है, सालू ने कहा तो सनसवीर चौंके, क्योंकि उस समय निर्मला को घर पर ही होना चाहिए था। कहाँ है वो? पता नहीं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। सालू के जवाब से उनकी चिंता बढ़ी तो उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो मिठाई लेने की बात कहकर करीब 7 बजे गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है और तू मुझे अब बता रही हो? उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा और सालू से निर्मला को आस पड़ोस में देखने को कहा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कहीं उन्हें बातों में समय लग गया हो। ये बात सही भी थी कि निर्मला को मिठाई लेने दुकान पर जाना था, क्योंकि उन्होंने फोन पर यह बात दिन में ही उन्हें बताई थी कि मोहल्ले के कुछ लोगों को बेटे के अफसर बनने की खुशी में मिठाई देकर आनी है। इस तरह बिना बताए इतनी देर तक निर्मला कहाँ है, इस बात ने सनसवीर को चिंता में डाल दिया था। कुछ देर बाद उन्होंने सालू को फिर से फोन किया। उसने बताया कि वो पड़ोस में सबके यहाँ पूछ कर आई है, वो किसी के यहाँ पर नहीं है। सनसवीर ने फोन पर सालू से ही बात की, क्योंकि जेठ होने की वजह से सविता उनसे टेलीफोन पर भी बात नहीं करती थी।
उन्होंने सालू से फिर से फोन करके कहा, मनोरमा के यहाँ पर देखकर आओ, शायद वो वहां पर हो। नहीं ताऊ जी, वो तो खुद ही उन्हें पूछने आई थी, वो इंतजार करके चली गई। सालू के इस जवाब से वो और भी चिंतित हो गए। दरअसल मनोरमा पड़ोस में ही साकेत में ही रहती थी और निर्मला की सहेली थी। परेशान हाल सनसवीर ने प्रिंसी को इस उम्मीद में फोन किया कि शायद माँ ने बेटी को ही कुछ बताया हो। डॉक्टर प्रिंसी ने बताया कि उसकी माँ से दिन में बात हुई थी, शाम को नहीं हुई। सनसवीर ने मनोरमा को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वो निर्मला से मिलने गई थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिली थी। परेशान सनसवीर आधी रात के बाद संभल से चलकर मुंह अंधेरे मेरठ पहुंच गए। इस बीच ना तो निर्मला घर आई थी और ना ही उनका मोबाइल ऑन हुआ था। निर्मला के इस तरह गायब होने से घर में सालू और सविता भी परेशान थी। सनसवीर के आने पर उन्होंने उन्हें बता दिया कि उन्हें निर्मला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। निर्मला के बेडरूम में ताला लगा हुआ था। सालू ने बताया कि चाबी वो साथ ले गई है। बेडरूम में ताला लगाने का औचित्य सनसवीर की समझ में नहीं आया। उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोला। बेडरूम बिल्कुल सामान्य था। पत्नी कहीं किसी दुर्घटना की शिकार तो नहीं हो गई, ये सोचकर उन्होंने शहर के अस्पतालों में भी पता किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इस बात का पता चलने पर उनके कई परिचित भी उनके घर पर आ गए थे। सनसवीर ने पुलिस कंट्रोल रूम को पत्नी के लापता होने की सूचना दे दी। पुलिस उनके घर आई और थाने चलकर गुमशुदगी दर्ज कराने को कहा। वो अपने परिचित महेश के साथ थाना लालकुर्ती पहुंचे और पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। उन्होंने पत्नी का एक फोटो भी पुलिस को दे दिया। निर्मला रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी, कोई नहीं जानता था। उनके अपहरण की आशंका जरूर थी, लेकिन सनसवीर के पास कोई भी संदिग्ध फोन नहीं आया था। अगले दिन सनसवीर की बेटी डॉक्टर प्रिंसी व दामाद भी घर आ गए। इस बीच पुलिस अधिकारियों को ये बात पता चली तो डीआईजी रमेश शर्मा व एसएसपी डीसी दुबे ने अधीनस्थों को इस मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी ओपी सिंह व एसपी संकल्प शर्मा के निर्देशन में थाना लालकुर्ती के थाना प्रभारी विजय कुमार पुलिस टीम के साथ सनसवीर के घर पहुंचे। निर्मला के लापता होने के समय चूंकि उनकी देवरानी सविता व भतीजी सालू ही घर पर थे, इसलिए पुलिस ने दोनों से पूछताछ करके उनके लापता होने का पूरा घटनाक्रम पता लगाया। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए निर्मला और परिवार के अन्य सदस्यों के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए। उन सभी नंबरों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच के प्रभारी श्यामवीर सिंह और उनकी टीम को लगा दिया गया। जांच में अगले दिन पता चला कि निर्मला के फोन की अंतिम लोकेशन कॉलोनी की ही थी। इसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया था। एक और खास बात ये पता चली कि सालू का भी मोबाइल निर्मला के लापता होने के बाद से लगातार बंद था। पुलिस को निर्मला के लापता होने की कोई खास वजह समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपनी जांच परिवार के आसपास ही समेट दी। सीओ कौर व महिला थाने की थाना प्रभारी रश्मि चौधरी ने एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ की। सविता घर में ही रहती थी, बाहरी दुनिया से उसे ज्यादा मतलब नहीं था। निर्मला को लेकर वो अपने बयान पर कायम थी कि उसे नहीं पता कि वो कहां चली गई। पुलिस ने सालू से उसका मोबाइल बंद होने की वजह पूछी तो वो कोई खास जवाब नहीं दे सकी, जबकि इसके पहले प्रतिदिन उसके मोबाइल का जमकर इस्तेमाल होता था। पुलिस ने उसे शक के दायरे में ले लिया। सालू तेज तर्रार युवती थी। सालू निर्मला की सगी भतीजी थी। उनके गायब होने में उसका कोई हाथ हो सकता है, ये सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन मोबाइल उसकी चुगली कर रहा था। अपने इस शक को पुलिस ने सनसवीर को बता दिया। सनसवीर के पास भतीजी पर शक करने की कोई वजह तो नहीं थी, लेकिन उसकी एक बात में उन्हें भी झोल नजर आ रहा था। दरअसल उसने बताया था कि निर्मला की सहेली मनोरमा जब घर आई थी तो बैठकर इंतजार करके चली गई थी, जबकि मनोरमा का कहना था कि वो निर्मला को पूछने के लिए आई तो सालू ने बिना दरवाजे खोले ही कह दिया था कि पता नहीं वो कब आएंगी, आप कब तक बैठकर इंतजार करेंगी। दोनों की बातों में फर्क था। सविता से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वो घर के अंदर थी। मनोरमा कब आई थी उसे नहीं पता। मामला परिवार का था, इसलिए सभी ने सालू से पूछताछ की, लेकिन उसने निर्मला के बारे में कोई जानकारी होने से साफ मना कर दिया।
इस बीच पुलिस ने सालू के मोबाइल की सीडीआर में मिले एक ऐसे नंबर को जांच में शामिल कर लिया जिस पर वो सबसे ज्यादा बातें करती थी। वो नंबर कशिश पुत्र चंद्रपाल निवासी गांव सलारपुर का था। ये गांव मेरठ के ही थाना इंचोली के अंतर्गत आता था। इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि घटना वाली शाम इस नंबर की लोकेशन कॉलोनी की ही पाई गई थी। इससे पहले भी कई बार इसकी लोकेशन कॉलोनी की ही पाई गई थी। इसका मतलब वो सालू के पास आता रहता था। अब सालू पूरी तरह शक के दायरे में आ गई थी। निसंदेह कुछ ऐसा जरूर था जो वो सभी से छिपा रही थी। पुलिस एक बार फिर 20 जून को सनसवीर के घर पूछताछ करने पहुंच गई। सीओ को और वो महिला थाना प्रभारी रश्मि चौधरी ने सालू से पूछताछ की। तुम कशिश को जानती हो? इस पर वो चौंकी जरूर, लेकिन बहुत जल्दी उसने बड़े भरोसे से जवाब दिया, जी हाँ, वो मेरे साथ पढ़ता है। 17 तारीख को क्या वो यहाँ पर आया था? नहीं, वो यहाँ नहीं आया था। पुलिस जानती थी कि उसका ये जवाब बिल्कुल झूठ है। सोच कर बताओ। नहीं, वो यहाँ नहीं आया था। सविता ने भी घर में किसी के आने से इनकार कर दिया था। अलबत्ता चिंतामगन जरूर थी। पुलिस ने अपना सारा ध्यान सालू पर जमा दिया। पुलिस समझ गई थी कि सालू जरूरत से ज्यादा चालाक लड़की है। पुलिस सख्ती नहीं दिखाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लेना जरूरी था। पुलिस ने सनसवीर को असलियत बताकर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस अब उसके जरिए ही कशिश तक पहुंचना चाहती थी। उस शाम एक और नंबर की लोकेशन भी कॉलोनी में थी। उस नंबर पर भी कशिश की बातें होती थी। वो नंबर गौरव का था। वो भी गांव सलारपुर का रहने वाला था। पुलिस समझ गई कि इस तिगड़ी के बीच ही निर्मला के लापता होने का राज छिपा है। सविता गांव की भोली सूरत वाली औरत थी। पुलिस को उस पर ज्यादा शक नहीं था। पुलिस सालू को लेकर कशिश की तलाश में कॉलेज पहुंची। कशिश उस दिन कॉलेज नहीं आया था। पुलिस ने सालू से कशिश को फोन करके कॉलेज बुलाने को कहा। उसकी बात तो हुई, लेकिन कशिश ने बताया कि वो मोदी नगर में है, इसलिए अभी नहीं आ सकता। पुलिस ने कशिश की लोकेशन पता लगाई तो पता चला कि वो गांव में है। पुलिस उसके गांव पहुंची और कशिश के साथ साथ गौरव को भी हिरासत में ले लिया। तीनों को थाने लाकर अलग अलग बैठाकर पूछताछ की गई तो उनके बयानों में भिन्नता नजर आई। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने ऐसे चौंकाने वाले राज से पर्दा उठाया जिसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। ये लोग निर्मला की हत्या करके उनके शव को ठिकाने लगा चुके थे। इस हत्या में उनका साथ भोली दिखने वाली निर्मला की देवरानी सविता ने भी दिया था। वो पूरे राज को छिपाए हुई थी। पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। निर्मला की हत्या का पता चला तो परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने कशिश की निशानदेही पर डिफेंस कॉलोनी से करीब 20 किलोमीटर दूर मोदीपुरम ललसाना रोड पर एक स्थान से निर्मला का शव बरामद कर लिया। उनके गले में अभी भी दुपट्टा कसा हुआ था और हाथ बंधे हुए थे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के खिलाफ सनसवीर की तरफ से धारा 302 व 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सभी से विस्तार से पूछताछ की गई। निर्मला सालू को बहुत प्यार करती थी। ऐसी स्थिति में आखिर सगी भतीजी ही उनकी कातिल क्यों बनी? इसके पीछे एक चौंकाने वाली कहानी थी। लोक निर्माण विभाग में नौकरी लगने के साथ ही सनसवीर परिवार को साथ रखने लगे थे। बाद में उनकी तैनाती मेरठ में हुई तो उन्होंने डिफेंस कॉलोनी में अपनी कोठी बना ली। सनसवीर और उनकी पत्नी उस सोच के व्यक्ति थे जो परिवार को साथ लेकर चलते हैं और सभी की कामयाबी का ख्वाब देखते हैं। कई साल पहले वो छोटे भाई सुभाष की बेटी सालू को अपने साथ मेरठ लेकर आए कि शहर में अच्छी पढ़ाई करके वो कुछ बन जाएगी। सालू बचपन से तेज तर्रार थी। ये बात सिर्फ उसकी आदतों में लागू होती थी, ना कि पढ़ाई के मामले में। सनसवीर के परिवार में रहकर उसने 8वीं तक की पढ़ाई की। बाद में वो गांव वापस चली गई। वहां रहकर उसने मुजफ्फरनगर से इंटर किया। आगे की पढ़ाई वो अच्छे से कर सके इसलिए निर्मला जून 2013 में उसे अपने पास मेरठ ले आई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मेरठ के एक कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया गया। इस बीच निर्मला की बेटी प्रिंसी ने CPMT का एग्जाम पास कर लिया। इसके बाद उसने MBBS और MD किया। बाद में उसकी शादी हो गई और वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बतौर
चिकित्सक अपनी सेवाएं देने लगी। साल 2014 में सनस्वीर का बेटा पुलकित भी IMEI में प्रशिक्षण के लिए चला गया। इस बीच सनस्वीर का ट्रांसफर संभल हो गया था। वो वहां से घर आते रहते थे। निर्मला भी कभी कभी उनके पास चली जाया करती थी। रिश्तों में कोई दूरी महसूस ना हो, इसलिए निर्मला सालू का हर तरह से ख्याल रखती थी। सालू उन लड़कियों में से थी जो आजादी का नाजायज फायदा उठाती है। उसने भी ऐसा ही किया। उसकी दोस्ती अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले कशिश से हो गई। उनके बीच मोबाइल से लेकर घरेलू फोन तक पर बातों का लंबा लंबा सिलसिला चलने लगा। निर्मला जब पति के पास संभल चली जाती तो सालू की आजादी और बढ़ जाती। कुछ महीने पहले सनस्वीर अपने भाई सुभाष का ऑपरेशन कराने के लिए मेरठ ले आए। उनके साथ उनकी पत्नी सविता भी आई। ऑपरेशन के बाद सुभाष कुछ दिन कोठी में रहे, उसके बाद गांव चले गए, जबकि सविता वहीं रहती रही। उधर सालू की कशिश से दोस्ती प्यार में बदल गई। दोस्ती और प्यार तक तो ठीक था, लेकिन दोनों के कदम मर्यादा की दीवारों को लांघ चुके थे। हालात बिगड़ने तब शुरू हुए जब कशिश उससे मिलने कोठी पर भी आने लगा। अभी तक उसके और सालू के संबंध निर्मला से पूरी तरह छिपे थे। सविता ये बात किसी को ना बताए। सालू ने निर्मला की बुराइयां करके उसे अपने पक्ष में कर लिया था। निर्मला व सविता की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। ये बात सविता को अंदर ही अंदर कचोटती रहती थी। जलन की यही भावना जो उसने सालू की हरकतों को निर्मला से पूरी तरह छिपा लिया था और उसे बिगड़ने की पूरी छूट दे दी थी। वो नहीं जानती थी कि बाद में इसका अंजाम भयानक भी हो सकता है। निर्मला सभी का भला करने की सोच रही थी। उसके मन में अविश्वास जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उनके लिए दोनों के दिलों में जहर भरा है। निर्मला बहुत सुलझी हुई महिला थी, पर रिश्तों के विश्वास के मामले में वो अपने ही घर में धोखा खा रही थी। सालू इंस्टीट्यूट जाने के बहाने न सिर्फ कशिश के साथ घूमती फिरती थी, बल्कि निर्मला के पति के पास संभल चले जाने या बाजार आदि जाने के बाद उसे घर में ही बुलाकर उसके साथ समय बिताती थी। निर्मला कभी सविता से सालू के बारे में कुछ पूछती तो वो उसकी कोई शिकायत नहीं करती थी। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। एक दिन निर्मला को ये बातें किसी तरह पता चली तो उन्होंने सालू को जमकर लताड़ा और उसे जमाने की ऊंच नीच समझाई। सालू ने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि कशिश केवल उसका सहपाठी है, इसलिए कभी कभी कॉलेज के काम से घर आ जाता है। देवर की बेटी को वो उसके अच्छे भविष्य के लिए अपने साथ रखकर पढ़ा रही थी। सामाजिक व नैतिक रूप से उसे सही रास्ते पर रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उन्होंने ऐसा ही किया भी। सालू ने कशिश से अपने रिश्ते खत्म करने की बात कहकर झूठी कस्में भी खा ली। कस्में खाने व झूठ बोलने से सालू का गहरा नाता था। पकड़ में आई सालू की पहली गलती थी, इसलिए उन्होंने ये बात पति व अन्य से छिपा ली। सालू ने वादा तो किया, लेकिन वो उस पर लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी। कशिश ने फिर से घर आना शुरू किया तो निर्मला ने परिवार के लोगों को ये बात बता दी। सभी ने सालू को समझाया कि गैर युवक घर में आता है। सविता ही इस बारे में कुछ बता सकती थी, लेकिन उसका कहना था कि सालू उसके सो जाने के बाद उसे बुलाती होगी, इसलिए उसे पता नहीं चलता, जबकि ये कोरा झूठ था। सविता जानती थी कि कशिश कब आता जाता था। सालू की हरकतें पता चलने पर सनस्वीर उसे मेरठ में रखने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपना इरादा बताया तो निर्मला सालू के पक्ष में आ गई। उन्होंने कहा कि उसे एक आखिरी मौका देना चाहिए। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि सालू की पढ़ाई बीच में छूटे और उसका भविष्य खराब हो। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन सालू ने फिर से पुराना ढर्रा अख्तियार कर लिया। वो फोन पर अक्सर लंबी लंबी बातें करती, जिसके लिए निर्मला उसे डांट देती थी। उसी में सनस्वीर मेरठ आए और निर्मला को लेकर बेटे की परेड में शामिल होने देहरादून चले गए। वहां से वापस आकर वो संभल चले गए। एक दिन निर्मला सालू की अलमारी में किताबें देखने लगी तो उन्हें अलमारी में छिपाकर रखे गए कुछ ऐसे कागज मिले जिन्हें देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो महिला डॉक्टरों की रिपोर्ट थी। उन पर सालू का नाम भी लिखा था। दरअसल सालू प्यार में नैतिकता की सारी हदें लांघ गई थी। सालू इस हद तक गिर जाएगी निर्मला को कतई उम्मीद नहीं थी।
उन्होंने उसे बुलाकर न सिर्फ थप्पड़ जड़ दिया बल्कि इस बारे में पूछा तो रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ गए। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। निर्मला गुस्से में थी। उस दिन उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबको तुम्हारी असलियत बताकर गांव भेज दूंगी। तूने अब मेरा भरोसा तोड़ दिया है। सालू की हालत हारे हुए जुआरी जैसी हो गई। वो चालाक तो थी ही, उसने रोने का नाटक किया और निर्मला के पैर पकड़कर माफी मांग ली। इसके साथ ही उसने अब सही रास्ते पर चलने की कस्मों की झड़ी लगा दी। ये 16 जून 2015 की बात है। सालू अपनी हरकत पकड़े जाने से बहुत डर गई थी। सविता से भी ये बातें छिपी नहीं थी। उसने सालू से कहा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। सालू अपनी आजादी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मन ही मन उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया और वो फैसला कशिश को फोन पर बताकर कहा, कशिश, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ताई ने अगर ये बातें सबको बता दी तो मुझे हमेशा के लिए गांव जाना पड़ जाएगा। तुम किसी भी तरह उन्हें रास्ते से हटा दो। उनके मरने के बाद कोठी में तुम आजादी से आ सकोगे। वैसे भी उनके बाद यहाँ सब मेरा है। कशिश के सिर पर भी सालू के प्यार का जुनून सवार था। दोनों ने निर्मला को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। अपनी इस योजना में कशिश ने गांव के ही अपने दोस्त गौरव को भी शामिल कर लिया। उधर सालू ने सविता को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया। सविता ने भी सोचा कि निर्मला के दुनिया से चले जाने के बाद घर पर उसका एक छत्र राज हो जाएगा। इस बीच सालू निर्मला पर उस समय नजर रखती थी जब वो फोन पर पति व बेटी से बातें करती थी। उन्होंने सालू की हरकत किसी को नहीं बताई थी। जब वो बात करती थी तो सालू हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती थी। ये सालू की योजना का हिस्सा था। योजना के अनुसार 17 जून को कशिश कॉलोनी में आया। सालू बहाने से बाहर आकर उससे मिली तो वो नींद की गोलियां उसे देते हुए बोला, जब अपना काम कर लेना तो फोन कर देना। ठीक है, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। दोपहर बाद निर्मला अपने बेडरूम में थी, तभी सालू उनके लिए शरबत बनाकर ले आई। उसमें उसने नींद की कई गोलियां मिला दी। निर्मला को चूंकि मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने शरबत पी लिया। शरबत ने अपना असर दिखाया और वो जल्द ही सो गई। नींद की गोलियां ज्यादा डाली गई थी, इसलिए कुछ देर में उनकी नाक से खून और मुंह से झाग आने लगा। ये देखकर सालू खुश थी। उसने कशिश को फोन किया और उसके आने का इंतजार करने लगी। कशिश और गौरव वैगनार कार से घर आए। सविता ने गला दबाने के लिए उन दोनों को दुपट्टा लाकर दे दिया। कशिश और गौरव ने दुपट्टे से निर्मला का गला दबा दिया। इस दौरान सालू और सविता ने निर्मला के पैरों को जकड़ लिया था। निर्मला गोलियों की हैवी डोज के चलते विरोध के काबिल नहीं बची थी। हत्या के बाद चारों ने मिलकर निर्मला के शव को कार में रख दिया। कार कोठी के अंदर आ गई थी। सविता घर पर ही रही, जबकि कशिश, गौरव और सालू एक सुनसान स्थान पर शव को छिपाकर लौट आए। कशिश और गौरव अपने घर चले गए, जबकि सालू ने वापस आकर निर्मला के बेडरूम को साफ करके बाहर से ताला लगा दिया। उसने उनके मोबाइल को स्विच ऑफ करके उसे छिपा दिया। उसने अपना भी मोबाइल बंद कर दिया था। उसने कशिश को समझा दिया था कि यहाँ वो सब संभाल लेगी और अपने हिसाब से उससे बात करेगी। शाम को निर्मला की सहेली मनोरमा उन्हें पूछने के लिए आई तो बिना दरवाजा खोले ही सालू ने उनके घर में ना होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया। सालू और सविता ने रात छिपाए रहने की पूरी योजना बना ली थी। सालू ने सविता को समझा दिया था कि वो अपने आप ही सब संभाल लेगी। 10 बजे सनस्वीर का फोन आया तो सालू ने उन्हें निर्मला के लापता होने की बात बता दी। सालू और सविता ने हत्या के राज को पूरी तरह छिपाए रखा। वो अपने इस झूठ के नाटक में कामयाब रही थी, लेकिन मोबाइल ने उसकी पोल खोल दी। पुलिस ने वैगनार कार भी बरामद कर ली। सभी आरोपियों को पुलिस ने अगले दिन यानी 21 जून को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिश्तों की इस हत्या से हर कोई हैरान था। खून के रिश्तों में मदद का ऐसा अंजाम होगा, ये सनस्वीर ने कभी नहीं सोचा था। वैसे भी रिश्तों में हुई घटनाएं बहुत दर्द देती है। ये दर्द तब और भी बढ़ जाता है जब उसे देने वाले अपने होते हैं। सालू ने अपनी आजादी का नाजायज फायदा ना उठाकर केवल पढ़ाई पर ध्यान लगाया होता तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।